सेक्शन 89 और 90 के बीच में फर्क क्या है? सेक्शन 89 बात करता है बेनिफिशियल ओनर की और सेक्शन 90 बात करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में 25% और मोर शेयर्स होल्ड करता है मगर अपना नाम नहीं लिखवाया, नाम किसी और का लिखवाया है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो लॉ उनकी डिटेल और ज्यादा डिटेल मांगने को कह रहा है। सेक्शन 90 के अंदर कहता है एवरी इंडिविजुअल, ये सेक्शन लिख लेना कि आपके एलएमएस पर रहेगा, जो आपको मिल रहा है क्लिपिंग्स उनके अंदर रहेगा ये। एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन, एक एक शब्द ध्यान से, और टुगेदर और थ्रू वन or more person or trust, including a trust and a person resident outside India. Okay. Hold beneficial interest of at least 25% in the shares of company or the right to exercise, यहां से काटना शुरू करना, right to exercise control as defined in section 2 clause 27 over the company, he shall make a declaration to the company specifying the nature of his interest and other particulars in such manner within such period as may be prescribed. जो ले दे के समझ आया वो यही आया कि कोई 25% लिखा है यहां पर। बोलो ना, और तो पता नहीं लगा क्या हुआ, इंग्लिश थी, बड़ी भयंकर तरीके से गई है। दोबारा पढ़ते हैं, हिम्मत रखते हैं, हिम्मत आएगा आएगा। मैं 10% शेयर होल्ड करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अक्षय ये भी 7% शेयर होल्ड करता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में। मैंने अक्षय को चेक दिया था, मैंने कहा अक्षय ये चेक मुझसे ले, रिलायंस के शेयर खरीद ले। कुंदन ये भी 8% शेयर होल्ड करता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में। कुंदन को मैंने ही चेक दिया था, मैंने कहा जा अपने नाम पे शेयर ले ले। जीतू ये भी शेयर होल्ड करता है 10% रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। मैं इन सब जाबाजों के साथ मिलकर कितने शेयर होल्ड कर रहा हूं? 35%। क्या मुझे इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ेगी? अब जरा पढ़ना, एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन, अगर मैं खुद होल्ड कर रहा हूं या फिर टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन, टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन, यानी कि और लोगों के साथ में मिलकर होल्ड कर रहा हूं, और किसी ट्रस्ट के थ्रू होल्ड कर रहा हूं, यानी कि मेरा एक ट्रस्ट है वो भी होल्ड करता है, उस ट्रस्ट को मैं ही ओन करता हूं, वो भी होल्ड कर रहा है, मैं भी ओन कर रहा हूं। तो यानी कि मैं या तो अकेला ओन कर रहा हूं, किसी और के साथ मिलकर ओन कर रहा हूं, किसी ट्रस्ट के साथ ओन कर रहा हूं। कितने परसेंट? कम से कम कितने परसेंट? हाँ जी 25%। क्या 25%? शेयर्स। किसके शेयर्स?
ऑफ द कंपनी, होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी कि नाम क्या मेरा लिखा हुआ है या किसी और का लिखा हुआ है? किसी और का। वर्ड क्या यूज हुआ है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी कि बेनिफिट मेरा इन्वॉल्व है बट नाम मेरा वहां नहीं आ रहा। मेरा नाम सारे शेयर्स पे नहीं आ रहा, मेरा तो नाम 10% पे आ रहा है, बट मेरा बेनिफिट कितना है? केवल 10% का या 25% से ज्यादा है? 25% से ज्यादा का बेनिफिट है मेरा। इनफैक्ट कितने परसेंट का बेनिफिट है? 35% का बेनिफिट है मेरा। तो यानी कि मैं बेनिफिशियल ओनर भी हूं 35% का। ये और बात है कि मेरे नाम पर शेयर्स कितने रजिस्टर्ड हैं? केवल 10%। ठीक हो गई इतनी बात? आगे, इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, और उस व्यक्ति के पास अधिकार है, यानी कि मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है किस चीज का? कंट्रोल करने का। कंट्रोल कौन सा कंट्रोल? जो सेक्शन 2 क्लॉज 27 में डिफाइंड है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 27 में क्या डिफाइंड है? लिखिएगा नोट नंबर 1, आइएगा अपनी कॉपी पर। नोट नंबर 1 लिखिएगा, सेक्शन 90 के ऊपर नोट है ये। सेक्शन 90 नोट नंबर 1, कंट्रोल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 27। क्या मतलब है कंट्रोल का? इट मीन्स अ राइट to appoint oblique remove majority of directors of company राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। ये राइट कब मिलता है? डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट या रिमूवल कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन सा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये राइट कब मिलता है? जब आपके पास किसी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होते हैं, तो इसका मतलब आपका उस कंपनी में कंट्रोल है। कितने शेयर? 50% से ज्यादा अगर आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो इसका मतलब आपका उस कंपनी पे कंट्रोल है। अब पढ़िएगा जरा। कहता है अगर आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं कम से कम 35% का इन द शेयर ऑफ द कंपनी, या फिर आपके पास राइट टू एक्सरसाइज द कंट्रोल है, मतलब आपके पास अधिकार है डायरेक्टर्स को हटाने का, डायरेक्टर्स को रिमूव करने का, ये आपके पास अधिकार है। या फिर दूसरे शब्दों में आप मोर देन 50% शेयर होल्ड करते हैं, सीधा ही लिख देना 35% मिनिमम आपने लिख दिया, तो वैसे ही यार आ जाना था नाम, 51% लिखने की जरूरत नहीं थी। बट क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 27 में डायरेक्टली 51% ना लिखकर क्या लिखा हुआ है? राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसलिए लॉ मेकर्स ने यहां पर इसे सेपरेटली लिखा है। दोबारा बोलता हूं, अगर आपके साथ और लोगों ने मिलकर या किसी ट्रस्ट के साथ मिलकर अगर आप किसी कंपनी के 35% शेयर होल्ड करते हैं, या फिर उस कंपनी में आपका कंट्रोल है, कंट्रोल कौन सा कंट्रोल? जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 27 के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज 27 के अंदर क्या लिखा है कि आपके पास अधिकार है कि आप उस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यह अधिकार आपको कब मिलता है अपॉइंट और रिमूव करने का? जब आपके पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराने की ताकत होती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराने की ताकत का मतलब क्या है? मोर देन 50% आपके पास है। क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। तो लॉ कहता है उसे डिक्लेरेशन कंपनी को देनी पड़ेगी जिसमें वो अपना इंटरेस्ट बताएगा और बाकी पार्टिकुलर्स बताएगा। क्या क्या बताएगा पार्टिकुलर्स में? देखते हैं। इंटीमेशन अबाउट एनी चेंज, पढ़िए जी। ये सारा सेक्शन आपकी क्लिपिंग के रूप में आ रहा है। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट आया है ये सेक्शन, पहले नहीं था सिलेबस में। इनफैक्ट मैं कहूंगा आपकी बार पहली बार आ रहा है, आपके अटेम्प्ट में पहली बार है। काफी विकराल सेक्शन है। मई 2020 में आ जाए थोड़े चांसेस कम है, बट नवंबर 20 में जिनका अटेम्प्ट है थोड़े चांसेस ज्यादा है। एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ द इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय द इंडिविजुअल
and the changes therein, which shall include the name of individual, his date of birth, address, ownership of the company, कितने शेयर होल्ड करता है, and other details. ये रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा? The company shall maintain a register of the significant beneficial owner in form number BEN3. अब ये क्या है? BEN का मतलब बेनिफिशियल ओनर, फॉर्म नंबर 3 के अंदर आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा. द रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एट सच रीजनेबल टाइम ऑफ नॉट लेस देन 2 आवर्स. कब तक इंस्पेक्शन कर सकते हो इस रजिस्टर का? 2 घंटे तक. पहले भी कहीं 2 घंटे देखे थे यार, मिनट्स का इंस्पेक्शन. आगे, ऑन एवरी वर्किंग डे as the board of director may decide by any member of the company on the payment of such fee as may be specified by the company but not exceeding 50 rupees for each inspection. As may be specified के बाद सारा काट देना. अब अगला सवाल, ये रजिस्टर का इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? एक डायरेक्टर इंस्पेक्शन करना चाहता है, कर पाएगा कि नहीं? क्या डायरेक्टर को इंस्पेक्शन का अधिकार है कि नहीं? द आंसर इज नो. इवन डायरेक्टर have no right to inspection unless allowed by company. कंपनी अलाउ करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलाउ करेंगे, तब डायरेक्टर को अधिकार मिलेगा. कंपनी अलाउ करेगी तब जाके डायरेक्टर इसे चेक कर सकता है, अदरवाइज नहीं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर में कई डायरेक्टर आते हैं ना जो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते, तो वो अधिकार नहीं ले सकते ऐसे. चले, रिटर्न ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. अगर बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट आ जाए तो कौन सा सेक्शन लग रहा है? 89. सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर 90. दोनों में ये फर्क है, ध्यान रखना बस. एवरी कंपनी शैल फाइल अ रिटर्न of the significant beneficial owner of the company and the changes therein with the ROC containing name, address and other detail as may be prescribed within such time and in such form as may be prescribed. बाकी करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 4, नोटिस बाय द कंपनी. अगर केस स्टडी के रूप में बनना चाहता है तो ये केस बन सकता है. पॉइंट नंबर 4 के ऊपर केस स्टडी पॉसिबल. पॉइंट नंबर 4 के ऊपर केस स्टडी पॉसिबल है अपने आप में. अदरवाइज क्वेश्चन कैसा आएगा? आपके वॉल्यूम नंबर 3 के अंदर दिए हुए हैं, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं. वो पूछेगा, मान लीजिए मिस्टर ए जो है एक 35% शेयर्स होल्ड करते हैं, इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ 35% शेयर, और रिसेंटली उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ गया 40% हो गई है, तो व्हाट आर द कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड? बस इतनी सी बात पूछता है और कुछ नहीं. तो अगर 35% बढ़ के 40% हो गया तो क्या कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड है? ये पॉइंट नंबर 2 आपको मेंशन करना है, पॉइंट नंबर 3 आपको मेंशन करना है. भाई इतनी सी बात है. चांसेस इसके ज्यादा है कि अगर वो ऐसे सवाल पूछे, बट फिलहाल पॉइंट नंबर 4 भी केस स्टडी के अंदर आ सकता है. अगर इसके ऊपर केस स्टडी बनेगी तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, इसलिए वर्ड्स थोड़े ध्यान से देखना. और इसीलिए केवल इसी पॉइंट के लिए एक्चुअल में मैं पूरी क्लिपिंग आपको दे रहा हूं. A company shall give notice. जरूरत नहीं है इन वर्ड्स की मुझे. Company shall give notice to any person whether or not the member of the company whom the company knows
or has reasonable cause to believe. First, to be a significant beneficial owner. Second, to be having a knowledge of identity of significant beneficial owner. आगे वर्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है. Third, to have a significant beneficial owner of the company at any time during the 3-year immediate preceding the date on which the notice is issued, and who is not registered as a significant beneficial owner with the company as required under this section. क्या मतलब? ये सेक्शन कहता है कि कंपनी नोटिस इशू कर सकती है और इंफॉर्मेशन मंगा सकती है हर उस व्यक्ति से जिसके बारे में कंपनी को शक है कि ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, परंतु ये इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है इसने. यानी कि ये व्यक्ति सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, परंतु ये इंफॉर्मेशन इसने हमसे छुपाई है. पहला. दूसरा पॉइंट, ये व्यक्ति उस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को जानता है जिसे हम अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हैं. वो डॉन है कोई, जिसे 7 मुल्कों की पुलिस पकड़ना चाह रही है. तो अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस डॉन को जानता है बट जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा. थर्ड, अगर ये व्यक्ति ऐसा है जो हमारे पास सबूत है कि पिछले 3 साल के अंदर अंदर ये हमारा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रहा है, परंतु इसने हमें अपनी डिटेल नहीं दी. 3 पॉइंट है, दोबारा से कंसीडर करो. अगर कंपनी को यह लगता है तो कंपनी नोटिस देकर इंफॉर्मेशन मंगा सकती है. किस व्यक्ति से? पहला, वो व्यक्ति जो कि कौन है? आज की डेट में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है. दूसरा, जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को जानता है. तीसरा, जो पिछले 3 साल के अंदर अंदर कभी भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रहा है, परंतु जिसकी डिटेल हमारे पास आज तक नहीं आई. कंपनी उससे नोटिस देगी और उससे इंफॉर्मेशन मंगवाएगी कि बता भाई, तूने जिसका नाम लिखवाया वो रजिस्टर्ड ओनर कौन था. अब ये तो लपेटा ही जाएगा, रजिस्टर्ड ओनर भी लपेटा जाएगा, क्योंकि जब हम कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन दो तब तुम लोगों ने दी नहीं. अब तुम दोनों अब लपेटे जाओगे, बेनामी एक्ट के अंदर भी और यहां पे भी. तो पढ़िएगा. द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द नोटिस shall be given by the concerned person within a period not exceeding 30 days. या within 30 days करो, सिंपल करते हैं. within 30 days. अब एक डर लॉ मेकर को भी लगा. वो डर क्या था? लॉ मेकर ने कहा कि ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है जो कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब कितने % शेयर होल्ड कर रहा है? अगर ये अपने शेयर अब बेच दे तो इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी जब सेक्शन 90 के अंदर कार्यवाही कर रही होगी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को पकड़ने की, तो उस टाइम ट्राइब्यूनल के पास रिक्वेस्ट करके कंपनी क्या चाहेगी कि आज के बाद रोक लगा दो कि जब तक हम अपने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को पकड़ ना लें कि ये कौन है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जो सामने नहीं आ रहा, जब तक उस व्यक्ति को पर्दे से बाहर ना ले आए तब तक पूरी कंपनी में कोई भी शेयर नहीं बिकेगा. और अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि यह सही है, जरूरी है उस व्यक्ति को पकड़ना जो कि बेनामीदार है, जो कि बेनाम है, जो पकड़ में नहीं आ रहा आज की डेट में, इसको पकड़ना जरूरी है, तो ट्राइब्यूनल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की.
कितने साल की रेस्ट्रिक्शन लग सकती है? ये मैक्सिमम 3 साल तक की रेस्ट्रिक्शन लग सकती है कि आज के बाद कंपनी में कोई भी शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लियर हो गई थी बात? सारा पर्पस क्या है किसे पकड़ने का? इस बेनामी व्यक्ति को जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जो सामने नहीं आ रहा। पढ़िएगा, ऑन एन एप्लीकेशन, इन वर्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है। The tribunal may, after giving an opportunity of being heard to the parties concerned, make such order restricting the right attached with the share within a period of 60 days of receipt of application. बस जी, इस पॉइंट की नंबरिंग मुझे अभी सही करानी है। इस पॉइंट की नंबरिंग यहां नहीं आनी चाहिए, पहले एप्लीकेशन का पॉइंट आएगा। एप्लीकेशन का पॉइंट बाद में आ रहा है, अभी आएगा। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है द कंपनी शेल, वेयर द पर्सन, जिसको नोटिस दिया गया था, कितने दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है? 30 दिन। Where the person failed to give the company the information required by the notice within the time specified therein, or where the information given is not satisfactory. दो circumstances हैं। पहला circumstance कौन सा है? इंफॉर्मेशन दी परंतु वो satisfactory नहीं थी, या फिर इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। पहला इंफॉर्मेशन दी परंतु satisfactory नहीं थी, और दूसरा इंफॉर्मेशन अगर दी ही नहीं तो क्या होगा? द कंपनी शेल अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। भाई साहब चाहे जो मर्जी कर लो, इतने टाइम पीरियड याद नहीं हो सकते। 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन, क्या करें? प्रेस्क्राइब पीरियड। जहां ध्यान ना रहे, मैं तो कहता हूं कि कोशिश करना कहीं ध्यान ना रहे। क्यों अपने आप पे क्यों खतरा मोल लेना? तो सिंपल लिखो, शेल विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड, बस बच गए। कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ में यही लिखा है, विद इन द प्रेस्क्राइब। तो ये 15 दिन कहां से आए? ये रूल में लिखे हैं। और तुम्हारा आईसीआई भी जब सजेस्टेड आंसर देता है ना, तो वो रूल नहीं लिखता, वो केवल सेक्शन लिखता है सजेस्टेड आंसर। तो हम क्या ज्यादा चौधरी हैं? तो इसलिए प्रेस्क्राइब, बस समझ गए? हां, जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो तो तबाही मचा ही देंगे, तो वो लिखे 15 दिन, 30 दिन, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज प्रेस्क्राइब पीरियड, दैट्स इट। आगे, अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल, हां सब में ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं। विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज, ना याद रहे तो क्या लिखोगे? प्रेस्क्राइब पीरियड of the expiry of the period specified in the notice for an order directing that shares in the questions be subject to the restriction. बस जी, इसके आगे के वर्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है। अब मुझे बताना इस पॉइंट का मतलब क्या है। नहीं लिखे इसलिए क्योंकि लॉ में है, मगर इसकी इंटरप्रिटेशन कोई अलग से नहीं निकलेगी। इन वर्ड्स तक इंटरप्रिटेशन खत्म हो गई, बस मैंने नहीं लिखे, लॉ ने लिखे हैं। चलिए, और मुझे यह भी ध्यान रखना है कि तुम जितना याद कर पाओगे, तो मेरा क्या, मैं सारा लॉ पढ़वा दूं मगर तुम याद ना कर पाओ तो तैयारी करते हुए मुझे वेजिटेरियन दोगे, पेपर में नॉनवेज दोगे, तो इतना उतना खिलाओ पिलाओ ना जितना हजम हो सके। बड़ी सीधी सी बात है। अब इस पॉइंट का जरा मतलब दोहराना मुझे फटाफट, क्या होगा? कंपनी क्या करेगी? ट्राइब्यूनल को कहेगी क्या? कि शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दो। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दो? क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी बेनिफिशियल ओनर की, वो इंफॉर्मेशन उसने हमें नहीं दी, या फिर दी तो गलत दी, या तो गलत दी या नहीं दी। इसलिए अब इन शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो जब तक कि उस रियल ओनर का पता ना लग जाए। इस पॉइंट के बाद ये जो पिछला पॉइंट है ना, ये यहां पर आएगा।
ये जो 8th पॉइंट है, ये इस पॉइंट के बाद आएगा, कंपनी शेल वाले पॉइंट के बाद आएगा कि अब कंपनी की इस एप्लीकेशन के बेसिस पर ट्राइब्यूनल क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है? द आंसर इज, अरे बोलो ना, हाँ, ऑन द एप्लीकेशन द ट्राइब्यूनल में। भाई साहब, अगर किसी के खिलाफ आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हो, मान लो मेरे शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है ट्राइब्यूनल, तो क्या मुझे सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा? अरे बोलो हाँ। हाँ, तो फिर ऑन एन एप्लीकेशन द ट्राइब्यूनल में क्या करेगा? ट्राइब्यूनल आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टी कंसर्न मेक सच ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग द राइट अटैच विद द शेयर विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। नहीं याद होंगे 60 डेज तो क्या लिखेंगे? क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अभी इस पूरे सेक्शन को रिकॉल करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारा रूल का पोर्शन है, काट देना, जरूरत नहीं है। ऑर्डर बाय ट्राइब्यूनल काट देना, जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए ट्राइब्यूनल ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, ट्राइब्यूनल ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। मैं कह रहा हूं मेरे साथ गलत हुआ यार, रेस्ट्रिक्शन लगनी नहीं थी, लगा दी। क्या मेरे खिलाफ, मेरे पास कोई अधिकार है? क्या मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता हूं? द कंपनी और द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। कंपनी कब एग्रीव्ड हो सकती है? कंपनी ने कहा ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल रेस्ट्रिक्शन लगा दो, ट्राइब्यूनल ने कहा भी जाना, तो एग्रीव्ड कौन हुआ? कंपनी। दूसरा, अदर पर्सन हैज एग्रीव्ड, ये कब हो सकता है? जब रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो वो चिल्ला रहा है दूसरे वाला, ये क्या किया? तो फिर मे मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल फॉर रिलैक्सेशन और लिफ्टिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। बाकी करने की मुझे जरूरत नहीं है, पेनल्टी की भी जरूरत नहीं है, जेल जेल। तो वो ट्राइब्यूनल की कॉल है, ट्राइब्यूनल को लगेगा अगर कि उठवा देनी चाहिए तो करवा सकता है। अब मैं ये पूरा सेक्शन रिकॉल करा रहा हूं जी, एक बार ध्यान से सुनना। दो मिनट रुक जाओ। अक्षय यहां से मार्क कर लेना जरा, मैं बताऊंगा मार्किंग का मतलब। सेक्शन 90 एक बार पूरा रिकॉल करते हैं जी। सेक्शन 89 जहां बात करता है बेनिफिशियल ओनर्स की, वहीं सेक्शन 90 बात करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स की। सेक्शन 90 कहता है हर वो व्यक्ति जो कि अपने दम पर या फिर औरों के साथ मिलकर या फिर औरों के थ्रू या फिर किसी ट्रस्ट के नाम पर या ट्रस्ट के साथ मिलकर किसी कंपनी में 25% शेयर होल्ड करता है, या फिर उस व्यक्ति के पास अधिकार है कंट्रोल का। कंट्रोल जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 27 के अंदर। तो फिर यह व्यक्ति क्या करेगा? कंपनी को इंफॉर्मेशन देगा कि जी हम होल्ड करते हैं। अगर इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो फिर क्या होगा? तो लॉ कहता है कंपनी इस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन मंगा सकती है। इनफैक्ट इससे क्या, कंपनी और किससे इंफॉर्मेशन मंगा सकती है? कंपनी हर उस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन मंगा सकती है जिसके बारे में कंपनी को शक होगा कि ही इज द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। कंपनी उससे भी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है जिसके बारे में कंपनी को शक है कि ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर तो नहीं है, मगर इसे पता है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है। कंपनी उससे भी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है जिसके बारे में कंपनी को पता है कि पिछले 3 साल के अंदर अंदर ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर था। तो कंपनी उनसे भी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है और ये सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों को सप्लाई करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज। अगर मान लीजिए इन लोगों ने, ये जो कंपनी ने इंफॉर्मेशन मंगवाई और इन्होंने ये सबमिट नहीं की, तो फिर कंपनी ट्राइब्यूनल की शरण में जा सकती है कि ट्राइब्यूनल जब तक इस प्रॉपर, हम कहेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए कि सही में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक इन शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाए। ट्राइब्यूनल का मतलब कोर्ट। तो कंपनी कोर्ट के पास गई,
कोर्ट इस एप्लीकेशन के बेसिस पे शायद रेस्ट्रिक्शन लगा दे। अगर कोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा देता है तो आज के बाद ये शेयर्स में ट्रांजैक्शन अब नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद या तो कंपनी एग्रीव्ड हुई या सामने वाला पार्टी जिसके पास शेयर्स थे वो एग्रीव्ड हुआ, तो दोनों के पास अपील है कि वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं कि ट्राइब्यूनल या तो इस रेस्ट्रिक्शन को अभी भी लगा दो, अपने ऑर्डर को रिव्यू करो, या फिर जो रेस्ट्रिक्शन आपने लगाई है इसे उठा दो। तो सामने वाली पार्टी अगर एग्रीड होगी तो वो कहेगी रेस्ट्रिक्शन हटाओ, और कंपनी होगी तो कहेगी रेस्ट्रिक्शन लगाओ। तो दोनों पार्टीज के अलग अलग व्यू होंगे। दूसरी बात, अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज की इंफॉर्मेशन भी कंपनी के पास विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम पहुंच जानी चाहिए। दैट्स इट। ये था पूरा सेक्शन 90।